गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले क्लास से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो हमने अवतल दर्पण का टॉपिक पढ़ा था अर्थात कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर पे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन तो हमने देख लिया, प्रतिबिंब रचना के नियम। अब उस नियम के तहत किसी अवतल दर्पण में कितनी प्रकार की स्थितियां निर्मित होती हैं जिनमें हम वस्तु को रख सकें और उनके द्वारा कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं और उन प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, उसके ऊपर हमें आज स्टडी करना है, उसके ऊपर पढ़ाई करनी है अपने को। तो पहला चीज तो हम ये देखते हैं कि आखिर अवतल दर्पण के सामने ऐसे कितनी स्थितियां मौजूद हो सकती हैं जिसमें हम वस्तु को रखें। तो स्थितियां मौजूद होने का तात्पर्य यह है कि ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में इस तरीके से हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या बिंदु है जो निश्चित है, जो दर्पण के सामने हमको मिलता है, जिसके आधार पर हम वस्तु की स्थिति को ज्ञात करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि कोई भी दर्पण हो, उस दर्पण में हमेशा एक बिंदु हमको मिलेगा, उसका ठीक मध्य बिंदु है पोल अर्थात ध्रुव। एक बिंदु हमें मिलता है फोकस, क्योंकि ये फोकस इसका रियल फोकस है, वास्तविक फोकस है। वास्तविक फोकस इसलिए मैंने बोला क्योंकि पिछले क्लास की पढ़ाई को यदि आप याद करें तो पाएंगे कि जब परावर्तन की बात किया हमने, यदि इस प्रकार से कोई वस्तु रखी है और यहाँ से प्रकाश की किरण दर्पण की ओर आती है तो यह परावर्तित होने के बाद मूल रूप से मुख्य अक्ष को काटते हुए जा रही है, अर्थात ये रियल की लाइट रे है, ये वास्तविक परावर्तित किरण है जो कि मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर काट रही है। इसलिए जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से काटे तो वो वास्तविक फोकस कहलाएगा। तो इसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं कि ये एक फोकस है, वास्तविक फोकस, ये जो बिंदु है हम लोगों का C अर्थात ये वक्रता केंद्र है। अब हम देखते हैं कि वस्तु की स्थिति क्या क्या हो सकती है। तो वस्तु की पहली स्थिति हो सकती है ध्रुव और फोकस के बीच में किसी भी एक स्थान पर, अर्थात इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में किसी भी जगह पर हम वस्तु को रख सकते हैं। तो मान लेते हैं पहला पोजीशन है वस्तु का पोल और फोकस के बीच में। बीच कहने का मतलब एग्जैक्ट मिड पोजीशन करने का अर्थ नहीं है, इनके बीच का जो खाली जगह है उस खाली जगह में किसी भी बिंदु पर हम उस वस्तु को रखें। दूसरा है फोकस वाला जो बिंदु मिल रहा है उस फोकस के ऊपर हमें वस्तु को रखना। तीसरा बिंदु होगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रखना। चौथा है वक्रता केंद्र के ऊपर वस्तु को रखना। पांचवा है वक्रता केंद्र के पीछे और छठवां है अनंत पर रखना। अनंत में थोड़ी सी रेखा को हम और आगे बढ़ाते हैं इस तरीके से, ये अनंत पर रखना। तो हम देखते हैं कि किसी भी अवतल दर्पण के सामने वस्तु की 6 मुख्य स्थितियां निर्मित होती हैं जिसमें हम वस्तु को रख सकते हैं। पहली स्थिति है ध्रुव और फोकस के बीच में किसी भी जगह पर। दूसरा है फोकस के ऊपर। तीसरा बिंदु है फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य किसी भी बिंदु पर रखना। चौथा है वक्रता केंद्र के ऊपर। पांचवा है वक्रता केंद्र के पीछे और छठवां है अनंत पर। अब एक हमारे पास डाउट ये बनता है कि जब हम इनकी नंबरिंग करते हैं, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, हमने देखा ये 6 स्थितियां हैं। इन 6 स्थिति में पांचवी स्थिति और छठवीं स्थिति दोनों स्थितियां ऐसी हैं जो वक्रता केंद्र के पीछे है। तो हम कैसे मानेंगे एक स्थिति को वक्रता केंद्र के पीछे और एक को हम अनंत लेकर चलेंगे? तो आखिर ऐसा कोई तो विभेद होगा, ऐसा कोई तो विभेद बिंदु होगा इन दोनों के बीच में कि जिस बिंदु तक की दूरी को हम वक्रता केंद्र से पीछे लेते हैं और उस बिंदु से बाहर की दूरी को हम अनंत की दूरी लेते हैं। तो वो बिंदु है मूल रूप से देखा जाए तो जितनी यहां से यहां तक वक्रता त्रिज्या है, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की जितनी दूरी है उतनी ही वक्रता त्रिज्या तक की दूरी हम वक्रता केंद्र के पीछे लेते हैं। तो ये जो लाइन है, इस लाइन से पीछे तक और C के बीच का जो स्पेस होगा, जो जगह है, ये वक्रता केंद्र के पीछे कहलाएगा और इस बिंदु के बाद वाली जो दूरी है वो हमारी अनंत की दूरी कहलाएगी। अर्थात वस्तु को हम इस जगह पर रखेंगे तो भी वो अनंत कहलाएगा, इस बिंदु पर रखेंगे तो भी अनंत कहलाएगा, मगर इस एग्जैक्ट जो जितना वक्रता त्रिज्या है उतनी ही दूरी पर यदि आप रखोगे तो ये वक्रता केंद्र के पीछे कहलाएगी। यहाँ पर देखिए 3 हमने रेखाएं खींची है। पहली रेखा जो है वो ठीक उस बिंदु को बताता है जो वक्रता केंद्र से वक्रता त्रिज्या जितनी पीछे दूरी पर है। तो ये जो बिंदु होती है, ये जो पॉइंट है,
ये हम लोगों का वक्रता केंद्र से पीछे की स्पेस कहलाएगा। लेकिन उसके बाद का जो दूसरा लाइन है, तीसरा लाइन जो आप देख रहे हैं, ये आपका अनंत वाली स्थिति कहलाएगी। तो ये एक ऐसा डिमार्केशन पॉइंट है, ये एक ऐसा सीमांकन बिंदु है जो यह तय करता है कि वक्रता केंद्र से पीछे कितनी दूरी को हम वक्रता केंद्र से पीछे की स्थिति कहेंगे और किसको हम अनंत की स्थिति कहेंगे। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि वस्तु की यहाँ पर 6 विभिन्न स्थितियां बनती है और इन 6 के अलावा और कोई भी स्थिति निर्मित नहीं होती। तो ये जो 6 स्थितियां बन रही हैं, इन प्रत्येक स्थिति में वस्तु के द्वारा कैसे कैसे वस्तु को जब रखेंगे तो अवतल दर्पण के द्वारा किस तरीके से प्रतिबिंब का निर्माण होगा, हम उन्हीं सभी स्थितियों को देखेंगे। उन सभी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो पहला जो स्थिति है, पहली स्थिति वस्तु जब P व F के मध्य, अर्थात वस्तु को जब हम ध्रुव एवं फोकस के बीच में किसी बिंदु पर रखें तो प्रतिबिंब रचना कैसी होगी। हम उसके लिए क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण बनाया हमने। इस अवतल दर्पण पे ये हमने मुख्य अक्ष खींच दी, ये पोल हो गया, ये हमारा फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हम इसके बीच में वस्तु को किसी भी स्थान पर रखें इस तरीके से। अब इसमें प्रतिबिंब कैसे निर्मित होगी, प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा। तो प्रतिबिंब निर्माण के लिए जो स्थिति हमने पिछली कक्षाओं में जो लिखा है उसके तहत यह है कि प्रतिबिंब निर्माण हेतु जरूरी एवं आवश्यक स्थिति है कि कम से कम 2 परावर्तित या अपवर्तित किरणें एक दूसरे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काटें। तो कौन सी परावर्तित किरणें, वो किरण जो वस्तु से निकलकर दर्पण पे जाए और दर्पण से परावर्तित होकर वापस जाए। तो कम से कम 2 किरणें चाहिए। प्रतिबिंब रचना के नियम में हमने 4 प्रकार की किरणों के निकलने और उनके परावर्तन की दिशा के बारे में पढ़ाई किया था। तो 4 जो किरणें निकलती हैं, पहला किरण था मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हुई किरण, दूसरा किरण है फोकस से आती हुई किरण, तीसरा है वक्रता केंद्र से आती हुई किरण और चौथा है ध्रुव पर आपतित किरण। इन 4 किरणों में हम क्षयों स्थिति के लिए जब प्रतिबिंब रचना करेंगे तो हम केवल 2 किरण का प्रयोग करते हैं। पहला है वह किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर होकर जाए और दूसरा है वह किरण जो ध्रुव पर आपतित हो। उन दोनों का जिस प्रकार से परावर्तन का नियम कहता है, जैसे वो परावर्तित होकर जाएंगे उसके आधार पर हम देखेंगे कि वो दोनों किरणें एक दूसरे को किस बिंदु पर काटती हैं और उसके आधार पर प्रतिबिंब की स्थिति और उसकी प्रकृति हम ज्ञात करेंगे। तो पहले हमने लिया कि वस्तु को जब हम पोल व फोकस के मध्य रखते हैं, पोल और फोकस के मध्य जब हमने वस्तु को रखा तो वस्तु से प्रकाश की किरण, पहले प्रकाश की किरण निकली जो मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है। मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हुई प्रकाश की किरण फोकस से परावर्तित होकर जाएगी और दूसरी प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होगी। जितना कोण बनाते हुए आपतित होगी उतना ही कोण बनाते हुए यहां से परावर्तित हो जाएगी। ये कुछ इस तरीके से ये परावर्तित हो गई। अर्थात देखिए यहाँ 2 किरणें हैं। ये प्रथम किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर गई और द्वितीय किरण जो ध्रुव पर आपतित हुई। मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण परावर्तन पश्चात फोकस से होकर जाएगी और ध्रुव पर आपतित किरण जितना मुख्य अक्ष के साथ आपतन कोण बनाते आएगा उतने ही परावर्तन कोण बनाते हुए चले जाएंगे। हम देखते हैं कि इस तरीके से यदि हम अपनी आंखों से देखेंगे तो हमें क्या प्रतीत होगा कि ये दोनों प्रकार की किरण इधर कितने भी दूर आगे जाएंगे तो एक दूसरे को नहीं काटेंगे। तो हमें कैसा प्रतीत होगा कि ये दोनों किरणें इधर किसी बिंदु से ये दोनों किरणें बाहर निकल के आ रही है और हमें इस वस्तु का प्रतिबिंब कुछ इस तरीके से प्राप्त होगी।
इस प्रतिबिंब को मैंने डैश लाइन से इसलिए निर्मित किया है क्योंकि यह आभासी प्रतिबिंब है। आभासी क्यों, इसका कारण हम देखते हैं। देखिए कि ये दोनों प्रकाश की किरणें वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती, वास्तव में नहीं है, ये सिर्फ हमारी आंखों का आभास हो रहा है कि ये दोनों प्रकाश की किरणें इधर किसी बिंदु से इस तरीके से निकलकर आ रही हैं। इस कारण से ये दोनों प्रकाश की किरण तो चूंकि दर्पण के पीछे एग्जिस्ट करते ही हैं, सिर्फ आभास हो रहा है, इसीलिए जो प्रतिबिंब निर्मित हुआ है वो प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब है। तो ये जो प्रतिबिंब जो निर्मित हुआ, ये जो प्रतिबिंब बना, इसके अब प्रकृति के बारे में हम बात करें क्या क्या है। तो प्रकृति में पहला होता है, जब कभी भी हम बात करते हैं, चार चीजों के बारे में बात करते हैं। पहला है स्थान के बारे में, दूसरा है उसकी प्रकृति के बारे में, तीसरा सीधा और उल्टा के बारे में, सीधा बना या उल्टा बना, और चौथा जो है छोटा बना या बड़ा बना, अर्थात उसके आवर्धन के बारे में। आवर्धन मीन्स मैग्निफिकेशन, मीन्स वस्तु की जो आकृति है वो कितनी बड़ी बन रही है, कितनी छोटी बन रही है, उसके ऊपर। तो यदि हम इसकी बात करें, स्थान कहाँ बना, ये दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। प्रकृति कैसी बनी, क्योंकि दोनों प्रकाश की किरणें जो एक दूसरे काट रही है वो आभासी प्रकृति की है, इसलिए आभासी प्रतिबिंब कहलाया। सीधा या उल्टा, देखिए वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखी है और प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, इसलिए ये प्रतिबिंब जो बना वो हुआ हम लोगों का सीधा। और आवर्धन, इसका आकार छोटा है, प्रतिबिंब का आकार बड़ा है, इसलिए हमने क्या बोला, इसको बड़ा। तो ये चार इसके कंटेंट हुए। कब, जब वस्तु को हम पोल व फोकस के मध्य रखते हैं, ये पहली स्थिति थी। दूसरी स्थिति की हम बात करें, वस्तु जब फोकस पर हो, पुनः वही स्थिति, एक हमने दर्पण बनाया, इस दर्पण से ये मुख्य अक्ष हमने गुजार दिया, इसमें जो भी बिंदु है वो हम अंकित किए, ये पोल हो गया, ये फोकस वाली बिंदु है, ये सी है। दूसरी स्थिति क्या कहता है कि वस्तु को जब हम फोकस पर रखें, वस्तु को जब हम फोकस पर रखेंगे तो इस तरीके से होगा। पुनः जैसे इस स्थिति में दो प्रकाश की किरणें निकली थी, पहले प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, दूसरे प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित हुई थी, बिल्कुल वही स्थिति यहाँ भी है। पहले प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, तो जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी वो फोकस से परावर्तित होकर जाएगी, इस तरीके से मुख्य अक्ष के समानांतर आपतन हुआ तो परावर्तन पश्चात फोकस से होकर गया। और दूसरी स्थिति है कि ये ध्रुव पर आपतित होगा तो ध्रुव पर उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए ये इस तरीके से परावर्तित हो जाएगी। हम देखते हैं जब इधर से आंख लगाकर हम देखेंगे तो हमें क्या प्रतीत होगा, ये दोनों प्रकाश की परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर जा रही हैं। समानांतर जाती हुई प्रकाश की किरण इधर अनंत में जाकर किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को नहीं काटेंगी, और इस तरफ भी वो आगे, यदि हम देखेंगे कि एक मान लो किसी बिंदु से होकर आ रहा हो तो ये इधर भी किसी बिंदु को नहीं काटेंगे। इसमें हमने इसलिए लिया था क्योंकि एक एरिया हमारा यदि अपसारी है तो दूसरा एरिया तो अभिसारी होगा। इधर यदि प्रकाश की किरणें डाइवर्ज होकर बाहर जा रही है तो इस तरफ प्रकाश की किरणें कन्वर्ज हो रही है, इसलिए यहाँ पर काटते हुए प्रतीत हो जा रही है। मगर समानांतर किरणें चाहे बाएं तरफ लो या दाएं तरफ लो, किसी भी स्थिति में ये एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो संभावना क्या बनेगी, इस तरफ तो कोई प्रकाश की किरण है ही नहीं, तो ऐसे संभावना लेने का कोई औचित्य ही नहीं है। मगर हम बात करते हैं ये दोनों प्रकाश की किरणें, चूंकि ये दोनों प्रकाश की किरणें वैक्यूम में तो ट्रेवल नहीं कर रही है, अर्थात इसके आसपास में धूल के कण, एयर के या वायु के जो कण हैं वो मौजूद हैं। उन कणों से ये दोनों प्रकाश की किरणें टकराकर धीरे धीरे अपनी दिशा में थोड़ी थोड़ी इस तरीके से बदलाव करेगी, और ये कोई एक बिंदु ऐसा मिलेगा हमें जहां हो सकता है कि ये एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटे, अर्थात यदि काटेगा भी तो हमें स्थिति नहीं पता, इसलिए हम मानते हैं कि यदि इस जगह पर काटेगा तो प्रतिबिंब कुछ इस तरीके से बनेगा, और ये प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, अनंत पर होगी। क्योंकि समानांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, मगर हमारा ये है कि प्रकाश
पूर्ण रूप से सीधी रेखा में गमन करती है, परंतु अपनी दिशा में आने वाले धूल के कण, वायु के कण इत्यादि से टकराकर वो अपनी दिशा में धीरे धीरे परिवर्तन करती है, और उस परिवर्तन के फलस्वरूप हो सकता है वो किसी, ये दोनों प्रकाश की किरणें सीधे जाते जाते एक दूसरे से ऐसे मुड़ते हुए जाकर किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काट ले। तो ये एक कंडीशन ऐसा निर्मित हो सकता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि मान लो ऐसी स्थिति निर्मित हुई तो अनंत पर प्रतिबिंब निर्मित होगा। तो अब इस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो पहला तो है, पहला इसके स्थान के बारे में, तो पहले इसके स्थान की बात करते हैं, तो इसका स्थान होगा अनंत पर। दूसरा हम देखेंगे कि इसकी प्रकृति क्या है, क्योंकि ये दोनों किरणें वास्तविक परावर्तित किरणें हैं, और यदि ये काटते हैं एक दूसरे को तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब। तीसरी जो हम बात करते हैं, सीधा बनाया उल्टा बना, तो वस्तु रखा है मुख्य अक्ष के ऊपर और प्रतिबिंब बना है मुख्य अक्ष के नीचे, इसलिए इसकी जो प्रकृति है ये किस प्रकार से हुई? प्रकृति में ये उल्टा। और चौथा है ये बहुत बड़ा बन रहा है, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा। अनंत मीन्स इंफिनिटी, वास्तविक अर्थात रियल, ये इंफिनिटी पर बन रहा है, ये रियल इमेज बना। उल्टा मीन्स इन्वर्टेड, और बहुत बड़ा अर्थात हाईली मैग्नीफाइड, इस तरीके से। तो वस्तु की स्थिति जब फोकस पर हो तो ये स्थिति निर्मित होती है। एक तीसरी स्थिति हम और देखते हैं, फिर क्षयोग स्थितियों को हम समाप्त करके देखेंगे, क्योंकि बाकी जो तीन स्थिति है ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क के रूप में रहेगा कि आप बाकी तीन स्थितियों का भी चित्रण इसी प्रकार से करके देखेंगे। तीसरी स्थिति है वस्तु जब, अब फोकस पर हो गया। तीसरी स्थिति है वस्तु जब C व F के मध्य हो। वस्तु जब C अर्थात वक्रता केंद्र और F के मध्य हो। इस तरीके से हमने एक दर्पण बनाया, इस दर्पण पे ये हमारा मुख्य अक्ष, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस है, और ये हमारा C है। C और F के बीच में हमने रखा वस्तु को। पहले प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, प्रकाश की किरण फोकस से परावर्तित होकर जाएगी, और दूसरे प्रकाश की किरण ध्रुव पर एक आपतन कोण बनाते हुए गया, तो उससे उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए यहां से एक किरण इस तरीके से परावर्तित होगी। हम देख रहे हैं कि ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को किसी बिंदु पर कट किया, और जिस बिंदु पर कट किया उस पॉइंट पर हम क्या करते हैं? प्रतिबिंब निर्मित कर लेते हैं। क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे कट कर रहे हैं, इसलिए प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। अब इसकी प्रकृति की हम बात करें तो पहला क्या है? ये C के पीछे बना, तो इस स्थान क्या हुआ? C के पीछे अर्थात वक्रता केंद्र के पीछे। दूसरी बात, दोनों परावर्तित किरणें वास्तविक किरणें हैं और एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही है, इसलिए ये बन रहा है वास्तविक। तीसरी जो स्थिति है उल्टा, और चौथा जो कंडीशन है बड़ा, इस तरीके से। तो यह तीसरी स्थिति हो गई वस्तु जब C व F के मध्य है। तो जैसे हमने अभी जो डायग्राम के सहारे से देखा कि 6 स्थितियों में 3 स्थितियों का चित्रण हमने किया, इसी प्रकार से बाकी 3 स्थितियों का चित्रण आप घर में बैठ के कॉपी, पेन, पेंसिल, राउंडर और स्केल इन सब का सहायता से एक बार ड्रॉ करके कोशिश करेंगे, बिल्कुल वही हूबहू प्रतिबिंब बनेगा जैसा अभी हम पूरा समअप करके एक रूप में बनाते हैं। तो ये 3 स्थितियां थी, बिल्कुल इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो यदि इन 6 स्थितियों को हम एक साथ बनाने का प्रयत्न करें, 6 स्थितियों को एक साथ हम लें तो किस तरीके से होगा प्रतिबिंब रचना और सभी प्रकृति के ऊपर जो चर्चा करनी है अपने को। सभी 6 स्थिति के बारे में हम बात करते हैं। सभी 6 स्थिति ये है कि ये हमारे अवतल दर्पण में हमने इस तरीके से एक मुख्य अक्ष लिया,
इस मुख्य अक्ष में सभी बिंदु को नियोजित कर दिया, पोल, फोकस, सी। वस्तु हमने रखा अलग अलग। पहले वस्तु हमने रखा पोल और फोकस के मध्य, दूसरी स्थिति हमने रखा फोकस के ऊपर, तीसरी स्थिति ए और सी के बीच में, चौथी स्थिति सी के ऊपर, पांचवा है सी के पीछे और छठवीं स्थिति है हम अनंत पर रखें। पहली स्थिति को छोड़कर बाकी जो स्थितियां हैं अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, इन छह स्थितियों में पहली स्थिति को छोड़ दें तो बाकी जो 5 स्थिति उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि वस्तु जब फोकस पर हो तो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर और उल्टा बनता है इस तरीके से। अर्थात दूसरी स्थिति पर जब वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा छठवें स्थान पर अर्थात अनंत पर। इसी प्रकार वस्तु को जब हम फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र के पीछे, अर्थात तीसरे स्थान पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा 5वें स्थान पर अर्थात वक्रता केंद्र के पीछे। जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र के ऊपर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र के ऊपर और उतने ही आकार का बनेगा। जब वस्तु को हम रखेंगे वक्रता केंद्र के पीछे तब प्रतिबिंब बनेगा फोकस और सी के बीच में, और जब वस्तु को हम रखेंगे अनंत में तो उसका फोकस बनेगा और उसकी प्रतिबिंब बनेगी फोकस पर या बिंदु आकार पर। ये 5 स्थिति के लिए अर्थात दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, इन स्थितियों के लिए हमने देखा दूसरे स्थान पर वस्तु रखेंगे तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, तीसरे स्थान के वस्तु का ये प्रतिबिंब होगा, चौथे स्थान का ये प्रतिबिंब हुआ हमारा, इसी प्रकार 5वें का होगा, इसी प्रकार 6वें का हुआ। जबकि पहले स्थान पर जब वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और दर्पण के पीछे वो आभासी बनता है। तो हमने ये देखा जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब है उनको सीधी रेखा, ठोस रेखाओं से हमने उसको निरूपित किया है और जो आभासी प्रतिबिंब है उसको हमने इस प्रकार से डैश लाइन से निरूपित किया। हम इसमें यह देखते हैं कि वस्तु को जैसे जैसे हम ध्रुव से दूर लेकर जाते हैं प्रतिबिंब ध्रुव की ओर या फोकस की ओर पास आते जाती है, मगर प्रतिबिंब का आकार इस रूप में घटते हुए जाता है। अनंत पर प्रतिबिंब की आकार सबसे बड़ी है, उसके बाद थोड़े छोटे होकर ये वक्रता केंद्र के पीछे वाली स्थिति में भी बड़ा ही प्रतिबिंब बनता है, मगर ये वस्तु की तुलना में बड़ा होता है। वक्रता केंद्र की बात करें तो वक्रता केंद्र पर वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बनता है और वक्रता केंद्र से दर्पण से दूर की ओर की प्रतिबिंब वस्तु से बड़ी होती है। वक्रता केंद्र से दर्पण की ओर जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वस्तु से छोटे हैं, जबकि वक्रता केंद्र के ऊपर का प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो इस तरीके से 5 स्थिति है और एक पहले जो स्थिति थी कि जब वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के मध्य रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और ये आभासी बनेगा। ये जितने भी प्रतिबिंब हैं ये सभी प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब आपका आभासी प्रतिबिंब है। तो इस तरीके से आप इस चित्र के माध्यम से ये देख सकते हैं कि आप वस्तु की स्थिति क्या रखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। प्रतिबिंब की स्थिति के साथ इस चित्र से आप ये समझ सकते हैं कब प्रतिबिंब का आकार बड़ा बनेगा, कब प्रतिबिंब का आकार समान आकार का बनेगा, कब प्रतिबिंब छोटा बनेगा या बिंदु आकार का बनेगा और किस स्थिति में प्रतिबिंब आभासी बनेगा। ये 5वीं स्थिति वास्तविक प्रतिबिंब के हैं, ये आभासी का है। देखिए जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब हैं वो सभी उल्टे बने हुए हैं, अर्थात वस्तु को हमने ऊपर मुख्य अक्ष के रखा है और प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे बनता है। जबकि इस स्थिति में हम देखेंगे आभासी प्रतिबिंब में वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखा है, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर रखा हुआ है। तो आभासी प्रतिबिंब ऐसा होता है जो हमेशा सीधा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब वो होता है जो हमेशा उल्टा बनता है। और उल्टा बनने का कारण आपने परावर्तन के नियम के तहत देख लिया कि किस तरीके से दो प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के नीचे एक दूसरे को काटती है। तो इस प्रकार से ये कॉन्केव मिरर या अवतल दर्पण पे हमने इस चीज को देखा और इस चित्र के माध्यम से वैसे कुछ पुस्तकों में टेबल के रूप में समझाया जाता है, टेबल बनाकर कि वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा।
आप टेबल नहीं बनाना चाहें तो आप इस चित्र को बनाकर भी देख सकते हैं। इस चित्र से ही सभी चीजें मिल सकती है। ये वस्तु की स्थिति बताता है, ये सभी प्रतिबिंब की स्थिति बता रहे हैं। प्रतिबिंब की स्थिति के साथ साथ ये मैग्निफिकेशन या आवर्धन को रिप्रेजेंट करता है कि प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है या समान आकार का बन रहा है, वास्तविक बन रहा है या आभासी बन रहा है, उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है। ये सभी प्रकृति आपको इस एक सिंगल चित्र में एक एकल चित्र में आप इसको देख सकते हैं। मुख्य परीक्षा में कई बार ये चीज पूछा जा चुका है कि नीट एंड क्लियर डायग्राम के साथ आपको प्रतिबिंब रचना करना है। अवतल दर्पण हेतु या उत्तल लेंस हेतु जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो कैसे प्रतिबिंब बन रहा है, फोकस में रखते हैं तो कैसे प्रतिबिंब बनता है, उनकी प्रकृति लिखने के लिए आई है। 4 नंबर पे ऐसे ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है, तो आप इस घर में एक बार बैठकर प्रैक्टिस कीजिए। ये अवतल दर्पण प्रतिबिंब की स्थिति थी, विभिन्न स्थिति। अगली क्लास में हम चिन्ह परिपाटी के ऊपर चर्चा करेंगे एवं चिन्ह परिपाटी के बाद दर्पण सूत्र के ऊपर हम बात करेंगे। जैसे ही दर्पण सूत्र और चिन्ह परिपाटी हो जाएगा फिर हम उत्तल दर्पण के ऊपर चर्चा करेंगे। फिर दोनों दर्पण का उपयोग हम ये भी देखेंगे कि किसी दर्पण का उपयोग किसी विशेष परिस्थिति के लिए किया जाता है तो क्यों किया जाता है। धन्यवाद।